आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब। मलिक अमीन असलम साहब इससे पहले भी इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं, लेकिन आपकी असल पहचान एक माहौलियाती माहिर की है। आप इस हवाले से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान की बेशुमार कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आपके कहे हुए अल्फाज और आपके आइडियाज़ को जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। ख़ास तौर पे बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा जो है वो उसको आपने लुक आफ्टर किया है, जिसकी दुनिया भर में शोहरत है। हम मशकूर हैं मिनिस्टर साहब के कि उन्होंने हमें फ़रोज़ा के लिए जो है वक्त निकाला और हमें मौका दिया। आज हम उनसे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आप मौसमियाती तब्दीली के हवाले से आपको काफ़ी अरसा हो गया, इस सिमत में आप कैसे आए? आप किसी और सिमत में क्यों नहीं गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिमत में मैं एक्चुअली बाय डिज़ाइन तो नहीं आया, बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, क्योंकि मैंने बेसिकली तो इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने एक MBA किया फाइनेंस का, फिर मैंने काम शुरू कर दिया था। लेकिन उस काम के दौरान मैंने महसूस किया, ये अर्ली 90s का ज़माना था कि जो स्पेशली जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं एनवायरनमेंट के, उस ज़माने में नई नई डिबेट स्टार्ट हो रही थी क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली के ऊपर। तो उस वक्त मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में बड़ी कम एक्सपर्टीज़ है इन इश्यूज़ के साथ डील करने की, और वजह उसकी ये थी कि ये बड़े नए इश्यूज़ थे और एक्चुअली दुनिया में भी बड़ी कम एक्सपर्टीज़ थी इस चीज़ के लिए। तो और उसके अंदर एक क्लाइमेट चेंज के अंदर एक सब सेट था एमिशंस ट्रेडिंग के। हम इसको कम करने के लिए क्लाइमेट चेंज को एमिशंस की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसने मुझे बड़ा इंट्रीग किया जब मैंने पढ़ना शुरू किया इसके मतलब। तो फिर उसी के ऊपर मैं मास्टर्स करने के लिए ऑक्सफोर्ड चला गया। वहाँ से जब मैं करके निकला तो उसी ज़माने में क्योटो प्रोटोकॉल साइन हो रहा था, उसकी इनिशियल डिस्कशन स्टार्ट हो रही थी। तो बस वो आई थिंक वो जो मेरा मास्टर्स था उसने मुझे इस सिमत में मोड़ दिया, और मेरे शौक़ था इस चीज़ का कि दुनिया को जो मसाइल हैं उनके साथ डील करने के लिए अगर हम कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। और इसी से फिर ये शौक़ पैदा हुआ और आगे चलता रहा। और फिर जब मैं सियासत में आया तो सियासत में भी बड़े कम टेक्नोक्रेट्स थे। मतलब वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी और वैसे भी कम टेक्निकल माहिर होते हैं जो कि सियासत में आते हैं, या सियासतदान होते हैं जो टेक्निकल माहिर बनते हैं। ये इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन टू बैलेंस, स्पेशली पाकिस्तान में, जहाँ पे जब आप सियासत करें तो जो सियासत के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं फ्रॉम टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। और अगर आप टेक्निकल शोबे में आ जाए तो उधर से उस पाकिस्तान की जो सियासत है, थाना कचहरी, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट एक्ट टू बैलेंस। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की कि एक बार पहले भी फिर ये भी बड़ा रेयर होता है कि अगर किसी को कोई सियासत में आ जाए और उसको किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ है तो उस चीज़ में उसको वो मिनिस्ट्री मिल जाए। इधर होता आमतौर पर ये है कि कोई अगर कोई क्लाइमेट का माहिर आ गया तो उसको वो लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री दे देते हैं, और इसलिए वो कॉम्बिनेशन बड़ी मुश्किल बनती है। लेकिन अल्लाह ताला ने 2 बार मौका दिया है। एक बार स्टेट मिनिस्टर के तौर पे मैं यहाँ पे रहा हूँ, और फिर अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ ये एडवाइज़र हूँ क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती मसाइल जो हैं उनके हवाले से एक बेहिसी और लाताल्लुकी का रवैया है। इसकी क्या बुनियादी वजह आप समझते हैं? मेरे ख्याल में बेहिसी तो और लाताल्लुकी तो नहीं है, इस पर लैक ऑफ नॉलेज है। लोग कनेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो हमारे आज गंदम की फसल सही नहीं हो रही, या हमें पानी टाइम पे नहीं आ रहा, या बारिश टाइम पे नहीं आ रही, इसका ताल्लुक एक माहौलियाती इशू से है जिसके लिए हम कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। लेकिन अब मैंने 2004 में जब ये रहा था तो उस वक्त तो बहुत कम था अवेयरनेस। लेकिन अब जब मैं दोबारा आके यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे महसूस होता है कि अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का और PTI का स्पेशली बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात के इशू को मेन स्ट्रीम किया है, इसको सियासत का हिस्सा बनाया है, इसको एक सियासी डायलॉग का हिस्सा बनाया है। और ये पहले इससे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं था। 2013 में इमरान खान साहब जब हमारी पार्टी बिल्कुल उभर रही थी तो उस वक़्त से मैं उनके साथ था। मैं 2010 में मैंने ज्वाइन की थी, तो 2013 के अंदर
उन्होंने मुझे कहा कि जी आप एक ग्रीन एजेंडा बनाएं। और जब वो ग्रीन एजेंडा हमने तैयार किया और फिर इलेक्शन जब आया, इलेक्शन हम केपी में जीत गए। जब केपी में जीते हैं तो फिर वो कि उन्होंने फिर मुझे, मैं तो उसका हिस्सा नहीं था, ना मैं गवर्नमेंट में था, ना मैं एमपी था उधर केपी का, लेकिन खान साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा जी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं केपी में। ये एक बड़ी अजीब चीज़ थी, क्योंकि सियासत में आप मंशूर में बात कर देते हैं और वो बस आई गई हो जाती है, उसके बाद फिर अगले 5 साल बाद वो बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी पार्टी थी और एक ऐसा लीडर था जिसने जो बात की थी उसको अमल दरामद उस पर कराना चाहते थे, और यही चीज़ मुख्तलिफ थी। और हुआ ये कि जब वो अमल दरामद हमने शुरू किया और बिलियन ट्री सुनामी की वहाँ से हमारी बुनियाद रखी गई, तो वो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बन गया। और ये मैं आई थिंक इसकी जो अवेयरनेस बढ़ी है, इसका मैं आप क्रेडिट पूरा इमरान खान साहब को देना चाहता हूँ। और ये एक्चुअली एक स्टेटिस्टिकल फिगर है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई पिछले साल जिसमें उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया कि 2013 में जो पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की अवेयरनेस थी वो तकरीबन 30% पे थी, और 2018 में वो 80% तक जा चुकी थी। आम पब्लिक के अंदर लोगों को पता चल गया था कि ये भी कोई मसला है एनवायरनमेंट का, ये भी कोई मसला है जिसके मौसम तब्दील हो रहा है, जिसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम इससे मुतासर भी हैं। वजह ये थी कि इमरान खान साहब पब्लिक जलसों में इसकी बात कर रहे थे। जो जलसे वो रायगढ़ में या लाहौर में या पेशावर में करते थे, उस पर क्लाइमेट चेंज की बात करते थे। पहले लोगों को बड़ा अजीब लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अब ये एहसास हो गया कि ये एक ऐसा इशू है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम इशू है, तो हमारी आने वाली नस्लों ने इसके साथ उसको फेस करना है। और अगर आज हमने उसकी तदारक के लिए स्टेप्स ना उठाए तो आने वाली नस्लें इसमें उस तरह भुगतेंगी कि वो इससे निकल नहीं सकेंगी। तो और ये जो हमारा ट्री प्लांटेशन कैंपेन है, ये इसी विजन का हिस्सा है। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो माहौलियात की वजारत सूबों के पास चली गई है, आप मरकज़ में हैं। पाकिस्तान ने मुतादिद प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत किए हुए हैं, तो इस सिलसिले में कुछ दुश्वारियाँ तो हो रही होंगी कि वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर कैसे अमल दरामद करवाएंगे सूबे, और आपकी रिलेशनशिप क्या होगी, उसमें कुछ अगर दुश्वारियाँ हैं तो ज़रा फरमाइएगा। एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसने 22 तकरीबन आपके MEAs हैं, उस पर रिपोर्ट करना है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हम क्या टारगेट ले रहे हैं, कैसे हम उसको मॉनिटर करेंगे। और जब ये 18वीं तरमीम आई तो उन्होंने एक वो बम की तरह गिरा दिया, सारे डिपार्टमेंट से इधर उधर हो गए, नीचे चली गई आपकी एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबों को। लेकिन जब आप नेशनल लेवल पे बात करते थे या आप UN में जाके मुख्तलिफ MEAs के अंदर जो आपने रिटन उनको साइन एग्रीमेंट्स की हुई है, तो उन्होंने पूछा भी हमें कौन बताएगा, हमें सिंध पंजाब KP हम अलग जाके तो नहीं पूछ सकते उनसे। तो इसलिए फिर ये दोबारा मिनिस्ट्री बनी और उसको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का नाम दिया गया। लेकिन उसके दोबारा बनने में बहुत सारे ऐसे इदारे जो इधर उधर हो गए थे वो फिर इधर उधर ही रहे, और दूसरा जो जिम्मेवारी थी वो तो फिर प्रोविंसेस के पास ही रही। सिर्फ रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी हमारे पास आ गई, पॉलिसी मेकिंग एट अ लार्जर लेवल हमारे पास आ गई, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड पर प्रोविंसेस के पास ही रहा। तो ये इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये हमने फेस किया अभी जब हमने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो उसमें हमें 7 मुख्तलिफ PC1 बनाने पड़े, क्योंकि हर जो इकाई थी उसका अपना एक प्रोग्राम था, अपना PC1 था। फिर उन सबको इकट्ठा करना, प्लान करना, अपने अपने प्रोविंसेस से उनको अप्रूव करवाना, फिर फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना। अच्छी बात यह है कि ये एनवायरनमेंट का जो इशू है ये डिवाइसिव नहीं है। मैंने ये महसूस किया है कि इसमें तमाम प्रोविंसेस हमारे साथ आते हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो गवर्नमेंट के हों, और अपोजिशन वाले भी इसमें हमारे साथ शरीक हैं, और हम उनको मॉनिटर भी करते हैं और वो बात भी सुन लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है कि ये दिस इज़ वन ऑफ द इशूज़ जो कि मुल्क को इकट्ठा रखने में और मदद करता है कि डिविजन्स ना पैदा करे बल्कि कौम को इकट्ठा करे। पाकिस्तान का शुमार जो है 2010 के बाद से शदीद तरीन मुल्कों की फहरिस्त में जो है वो ऊपरी नंबरों पर ही चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो पिछले 2 सालों में क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ बेहतरी आई है और आने की उम्मीद है कि हमारी दर्जाबंदी जो है वो नीचे हो? देखें, एक तो क्लाइमेट चेंज और आलूदगी 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आलूदगी है हवाई आलूदगी, जिससे आपकी जो कि कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज को, लेकिन क्लाइमेट चेंज उससे बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज है आपका मौसम तब्दील हो रहा है। मौसम क्यों तब्दील हो रहा है कि आपने उसका एक वजह यह कि उसमें जो आलूदगी डाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मेजर कॉज वो है, लेकिन बाकी गैसेस भी इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वो आलूदगी भी पैदा करती हैं और क्लाइमेट चेंज भी पैदा करती हैं। तो क्लाइमेट चेंज बड़ा इशू है और आलूदगी थोड़ा सा लोकल इशू है।
लेकिन ये दोनों जो है इससे पाकिस्तान मुतासर है। अब आलूदगी आप ले लें, पाकिस्तान के अंदर 40% डेथ्स जो हैं वो हवाई आलूदगी की वजह से होती है। सिर्फ सबसे बड़ा किलर है ये पाकिस्तान में, साइलेंट किलर इसको कहते हैं। आप बाहर जाते हैं सड़क के ऊपर, आपको महसूस ही नहीं होता कि आप क्या हवा में ले रहे हैं, और वो एक्चुअली जहर आपके अंदर जा रहा होता है। और स्पेशली हमारे शहर जिस तरह लाहौर है, कराची में कम है क्योंकि वहाँ पे जब समुद्री हवा चलती है तो वो डिस्पर्स कर देती है उसको। पेशावर में बहुत आलूदगी है, तो ये एक साइलेंट किलर है। दूसरा क्लाइमेट चेंज का इशू है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये इशू पैदा नहीं किया। पाकिस्तान में तो वो एमिशंस नहीं है। अभी भी हम 135th हैं दुनिया के अंदर उन ममालिक में जो कि एमिशंस पैदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान नंबर 5 के ऊपर है उन ममालिक में जो कि मुतासर हैं इससे, और आने वाले सालों में मुतासर होंगे। हमारी इकनॉमिक कॉस्ट जो हमें देनी पड़ती है इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पे कोई सैलाब आता है, यहाँ पे मानसून रेंज आपकी शिफ्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी इस तरह इस साल हुआ कि वो आपकी बारिशें गलत टाइम पे हुई, जिसकी वजह से वीट क्रॉप आपकी मुतासर हुई है, आपको वीट इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इसी तरह आपके ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट कर रहे हैं, उनकी जब वो ग्लेशियर का सैलाब आता है जिसको ग्लॉफ कहते हैं, तो वो बहुत तबाहकुन होता है क्योंकि वो पूरी एक लेक होती है जो बर्स्ट करती है, और वो लेक की सूरत में ही चलता है वो। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है और पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसको अडेप्टेशन कहते हैं, और उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ती है। इसकी कीमत इंसानी जानों के तहत भी होती है, और उसकी कीमत आप इकोनॉमिक कॉस्ट भी देते हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने तखमीना लगाया, तकरीबन आपकी 3 से 4% GDP का जो है वो क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट की फोर्स कॉस्ट की वजह से चला जाता है। इसको आप जिस तरह आप कोविड आया, कोविड के लिए बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी है पाकिस्तान को। इस तरह क्लाइमेट चेंज हर साल आता है। कोविड तो अब आया, अल्लाह करे आइंदा ना आए अगले साल, लेकिन क्लाइमेट चेंज तो हर साल आता है और ये बढ़ता जाएगा। तो इसके साथ डील करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अब उस तैयारी के अंदर हमारी मिनिस्ट्री का रोल है, और हमने उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं अडेप्टेशन के, जिसके अंदर ग्लोव का प्रोजेक्ट है जो कि ग्लेशियर्स को स्टडी करता है, देखता है कि कब ग्लेशियर फटने को तैयार है, और फिर वो उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। अगर टाइम से पता लग जाए आपको तो बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है। आप ग्लेशियर को फटने से तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। वो गर्मी ज़्यादा हो रही है, उस ग्लेशियर ने अगर बनना है तो हो सकता है वो फटेगा, लेकिन उसको आपके जो उसके जो असरात है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इंसानी ना ज़ाया हो जाने। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ना बने जो कि अगर ग्लेशियर का रास्ता है वो फटने का तो उसके अंदर हम जाके सड़क और पुल ना बना दें। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसका हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तकरीबन $40 मिलियन का वो प्रोजेक्ट है। इस तरह क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जो कि अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सितंबर से। उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 साउथ पंजाब में हैं, 3 सिंध में हैं। उनमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज जो है वो मुतासर करेगा, क्योंकि वो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप हॉटस्पॉट्स कह सकते हैं। जैकबाबाद मसलन सिंध के अंदर एक ऐसा एरिया है जो कि जिसमें हाईएस्ट 2018 के अंदर जो सबसे गर्म तरीन दुनिया का पॉइंट था वो जैकबाबाद में था, 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। आने वाले सालों में भी उस एरिया को एक हॉटस्पॉट करार दिया गया है। तो अब उधर के लोगों को आपको तैयार करना है इस चीज़ के लिए कि वो एक तो सबसे बड़ा जो आप चीज़ कर सकते हैं वो शजरकारी है, क्योंकि शजरकारी से ये होता है कि आप एक तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, लेकिन वो लोकल टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेता है। वो लोकल एक दफ़ा हो जाता है आपका इस बढ़ती हुई गर्मी के ख़िलाफ़। सो पाकिस्तान के लिए ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत कुछ कर रहा है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री जिसको लीड कर रही है। और कल ही एक बहुत अहम लेटर आया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, जो कि 3 ममालिक के जो लीडिंग ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जी जो इमरान खान साहब का विज़न है वो इस वक्त तमाम दुनिया के लिए मशले रहा है कि इमरान खान साहब ने जब ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में और ब्राज़ील में लोग जंगल काट रहे हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इमरान खान के विज़न के तहत जंगल लगाए जा रहे हैं और दरख्त बढ़ाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये एक हमारे लिए विज़न है, और स्पेशली कोविड के ज़माने में जो आपने एक एक्शन लिया कि हमारे जो लोग घरों में आ गए थे, शहरों से देहात में चले गए थे, उनको हमने इस ट्री प्लांटेशन कैंपेन में हायर किया डेली वेजेस के ऊपर 84,000 लोगों को, ग्रीन स्टिमुलस के नाम से हमने उसको दिया। तो वो एक दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है। सो पाकिस्तान इसमें लीड कर रहा है इस वक्त
ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में बल्कि दुनिया में भी इसको देखा जा रहा है कि जी एक ऐसा मुल्क जो कि मुतासिर भी है, जिसने मसला भी पैदा नहीं किया, लेकिन सॉल्यूशंस ढूंढने में वो सरे फहरिस्त है। सनतें जो हैं वो बुनियादी किरदार अदा करती हैं हमारी मईशत में, लेकिन अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि वो माहौलियाती क़वानीन पर अमल दरामद नहीं कर रही हैं। तो उसमें सूबों की तो जिम्मेदारी बनती है कि 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन उसमें आपकी मिनिस्ट्री भी कोई इंटरवीन कर सकती है उनको इस मामलात में से रोकने के लिए? इसमें ये अब आपका पहले जो सवाल किया था 18वीं तरमीम का, उसका एक जो इशू बना है वो यही बना है कि अब जो इंडस्ट्रीज़ की पोल्यूशन है उसको सूबों का काम है रोकना। हम ये कर सकते हैं कि उनको जोड़ दें, उनको ख़त लिख दें कि भाई आप यहाँ पे हो रहा है, आप इसका कुछ कर क्यों नहीं रहे, लेकिन हमारे पास अब पावर नहीं रही टू इंटरवीन डायरेक्टली। वो पावर आपके सूबों के पास है और सूबों से भी ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट्स के पास है। तो उसके लिए अब हमने एक नया इसको स्टार्ट किया है क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से। वो ये कर रहा है कि वो 20 शहरों को स्टडी कर रहा है पाकिस्तान में, और उनको पहली बार हमने एक इंडिकेटर्स दिए हैं, 35 इंडिकेटर। उसके अंदर यही पोल्यूशन वगैरह भी शामिल है और सॉलिड वेस्ट और ज़्यादा लिक्विड वेस्ट के इश्यूज़ हैं। हम उनको उन 35 इंडिकेटर पे हमने उनसे कहा आप हमें रिपोर्ट करें। जब वो रिपोर्ट करेंगे उन पर तो उनको एहसास होगा कि ये चीज़ें भी ऐसी हैं जिस पे हमें काम करना है और हमें गंद उठाना है, हमें लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करना है। अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूट कर रही है तो उसको रोकना है, नहीं करेंगे तो हमारा जो स्कोर है वो कम होता जाएगा। तो वो एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन इन 20 सिटीज़ का आपस में चल पड़ा है। उसको अब हम उसका पहले रिजल्ट जब आएंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब को से जो विनर्स हैं उसके अंदर जिन्होंने अच्छा किया है पहले 5, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलवाएंगे ताकि दुनिया पाकिस्तान में ये खबर जाए कि रिकग्निशन हो रही है। लोकल गवर्नमेंट में अगर कोई अच्छा कर रहा है उसकी रिकग्निशन हो रही है, उसको इनाम भी मिल रहा है, उसको फंड भी प्रोविंस से ज़्यादा देंगे, और अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा तो उसको उस तरफ डालने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंसेंटिव आप समझ लें मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया है। ये डायरेक्ट इंटरवेंशन तो नहीं है, लेकिन इससे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया है कि एक अगर कोई भक्कर के अंदर कोई अपना सॉलिड वेस्ट या अपने गंद को उठवा रहा है स्ट्रीट से प्रॉपर तरीके से, तो अब उसको ये एहसास है कि कोई मुझे देख रहा है और कोई मुझे चेक कर रहा है और मुझे उस पर सज़ा भी मिल सकती है और मुझे उस पर जज़ा भी मिल सकती है। तो वो मैकेनिज्म जो है वो हमने स्टार्ट किया है। आई थिंक वो इसमें हमारी मदद करेगा। तो समंदर तो आपके पास है, तो समुद्री आलूदगी जो है वो बेइंतहा बढ़ चुकी है, हमारी आबी हयात तबाह हो रही है। उसके लिए कुछ इक़दाम ऐसे आप उठा रहे हैं कि हमारा साहिल जो है वो कुछ महफूज हो जाए? समुद्री जो आलूदगी है वो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर। उसमें आप देखें कि हमारा जो कराची का सारा गंद है वो जाके समुंदर में गिरता है। उसका एक तो हमने प्रोजेक्ट किया है फेडरल गवर्नमेंट का, ये भी अगेन अब एक प्रोविंशियल इशू है कि इसमें प्रोविंस ने करना है, कराची की गवर्नमेंट ने करना है ये काम, सबसे बड़ा वहाँ पे इशू है। उसमें हमने एक ये किया है कि जो कैटल मंडी का गंद जाता था, कैटल मंडी कराची में 50,000 टन एवरी डे उसका जो गंद है वो धुल के पानी भी ज़ाया होता था और साथ उसके वो समुंदर में बहता था। हमने प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया, वो अप्रूव हो गया, उसका $50 मिलियन का फंड है। वो ये है कि जो हम ग्रीन लाइन कराची में अब आ रही है उसको हम उस कैटल मंडी का जो गोबर है उससे मीथेन गैस बनेगी और मीथेन गैस से वो बसें चलेंगी। ये दुनिया का एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें आप गोबर से बसों को चला रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है। ग्रीन क्लाइमेट फंड से हमें ये पहला ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है दुनिया का जिसमें उन्होंने फ़ंड दिया है, वो अप्रूव हो गया और इंशाल्लाह उस पर चलाएँगे। उससे हमें कुछ ना कुछ जो गंद है समुंदर से बाहर निकाल के तो उसको डालेंगे। दूसरा प्लास्टिक बहुत बड़ा इशू है। प्लास्टिक के ऊपर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर एक लेजिस्लेशन लेकर आए, हमने इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग को बैन किया और वो अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा चल रहा हमारा प्रोजेक्ट। बीच में जब ये कोविड का ज़माना आया तो उसमें थोड़ा सा उसके ऊपर रिवर्सल हुआ क्योंकि लोगों ने रीयूजेबल चीज़ों की तरफ दोबारा चले गए, लेकिन अब हम उसको दोबारा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हमारे देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने भी अपना लॉ बनाया, उसको अनाउंस तो किया। हमारी कोशिश ये होगी कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। ये प्रोविंसेस का काम है, ये इस वक्त उनकी जिम्मेदारी है। हम इसको मॉनिटर ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि हमने इंटरनेशनली रिपोर्ट करना है चीज़ों पे। बेजल कन्वेंशन होती है वेस्ट की, उसके अंदर आपने रिपोर्ट करना होता है। तो इसलिए आई थिंक कि ये बहुत अहम इशू है समुंदर का हमारा। हमारे यहाँ अवार्ड जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, माहौलियात के अवार्ड। अच्छा, वो उन्हीं सनतों को दिए जा रहे हैं जो पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हैं।
कंट्रीब्यूट करती हैं। तो वहाँ पर जो है सूबाई EPA का भी लोगो लगा होता है, वहाँ फेडरल मिनिस्ट्री का भी लोगो लगा होता है, और फिर बाद में जो है वो उनको अवार्ड। तो आप क्या कहेंगे कि ये ऐसे कोई इन्वायरमेंट पे जो अवार्ड दिए गए हैं उसको कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना? हाँ, पैसे लेके जो है वो सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, 3-3 पैकेज दिए जाते हैं, और वो जो देता है उस हिसाब से उसकी प्रेजेंटेशन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसको इंटरनेशनल टर्म में ग्रीन वॉशिंग कहते हैं कि आप काम तो कर रहे हो एनवायरनमेंट के खिलाफ, लेकिन मेडल ले रहे हो आप एनवायरनमेंट के। लेकिन ये अभी हम थोड़ा सा हम भी रिलैक्सड हैं इस चीज़ के बारे में अभी, वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस आती जाए। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई भी अगर इस नाम को इस्तेमाल कर रहा है और तो उसका प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, जो कि उसको जिस तरह बाहर होता है 2 स्टार 3 स्टार सिस्टम होता है एक इसकी एक्रेडिटेशन का, पाकिस्तान में भी कुछ इदारों में शुरू हुआ है, कहीं कहीं इस पर रिलैक्स्ड हैं और वो अवार्ड पकड़ाते हैं। हम इसलिए जब वहाँ पे करते हैं कि वो उन लोगों को भी एहसास होगा, अगर आज नहीं तो कल वो बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट का फोकस रखेंगे। लेकिन आई थिंक कि इसमें अब हमें उस स्टेज पे जाना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर रेगुलेटेड मैकेनिज्म के तहत ये अवार्ड्स देने चाहिए। सर, आखिर में आप कोई ख़ासतौर पर फ़िरोज़ा के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें इस हवाले से? फ़िरोज़ा के लिए तो मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है फ़िरोज़ा के साथ, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मैगज़ीन है जिसने उस वक़्त माहौल की बात शुरू की जब माहौल को लोग माहौल ही समझते थे। और बल्कि कल हमारी कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बात की कि एनवायरनमेंट की जब हमने बात शुरू की थी तो लोगों को एनवायरनमेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। तो मेरे ख्याल में ये फ़िरोज़ा का भी यही रोल है, और आपने एक बिल्कुल मैं समझता हूँ जिहाद किया, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के असासों को बचाना, पाकिस्तान के कुदरती हुस्न को बचाना। अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया हुआ है इस मुल्क के अंदर, बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं हमारे, उनको हमें ज़ाया नहीं करना। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारी आने वाले बच्चे, उनके बच्चों के लिए भी है। तो इसको हम बचा के रखें। तो आपने उसके लिए बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, और आप उस पब्लिक को पहुँचे जिस पब्लिक को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की। और मैं तो कहूँगा कि यू आर अहेड ऑफ योर टाइम, बट अब आपका टाइम आ गया। अब और भी लोग आ गए हैं इसके अंदर, लेकिन आपका एक बहुत अहम रोल है, इसलिए मेरा आपसे ताल्लुक़ भी रहता है और इंशाल्लाह रहेगा, ताकि हम मिल के पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बना सकें।